हेलो फ्रेंड्स, गोल्डन फ्यूचर विद कॉमर्स चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 1+2 कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने सभी टॉपिक्स को सिस्टमैटिक वे में समझा। आई होप वो वीडियोज़ आप सबने देखी होंगी और समझ भी आई होंगी। नाउ इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 जिसमें हम डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कवर करेंगे। सो स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को समझने से पहले हमें डिमांड और लॉ ऑफ डिमांड को समझना पड़ेगा। किसको? डिमांड को और लॉ ऑफ डिमांड को, जो कि इस चैप्टर के बेस के रूप में काम करेंगे। उसके बाद हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिटेल में समझेंगे। तो फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं डिमांड से। तो डिमांड क्या होता है? डिमांड 3 चीज़ों से बनकर ही एक डिमांड बनती है किसी भी प्रोडक्ट की। एक तो पहली तो है डिज़ायर टू परचेज़, कि परचेज़ करने की डिज़ायर होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। सेकंड है एबल टू परचेज़, परचेज़ करने की क्षमता भी होनी चाहिए, मतलब एनफ उसके पास क्या होनी चाहिए? मनी भी होनी चाहिए, पैसा मौजूद होना चाहिए। और थर्ड, पैसा तो हो गया लेकिन थर्ड क्या बोलता है? रेडी टू परचेज़, और उस टाइम गिवन प्राइस पर जितने उसके प्राइस अवेलेबल हैं और गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पर वह परचेज़ करने में भी रेडी होना चाहिए। तो ये जब ये 3 पॉइंट हमारे शामिल होते हैं परचेज़ करते वक्त, तो वो हमारी क्या होती है? डिमांड बन जाती है। तो दोबारा मैं बता देती हूँ डिमांड किन किन कंपोनेंट से मिलकर बनती है। फर्स्ट, डिज़ायर होनी चाहिए परचेज़ करने की, मतलब इच्छा होनी चाहिए किसी भी गुड्स को परचेज़ करने की। दूसरा, एनफ मनी अवेलेबल होनी चाहिए। तीसरा, रेडी टू परचेज़, परचेज़ करने में भी आपको रेडी रहना चाहिए। किस पे? गिवन प्राइस, जितने पर वो कमोडिटी मिल रही है उतने प्राइस पर और उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर, तभी वह क्या कहलाएगी? डिमांड कहलाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर में बता देती हूँ मैं। जैसे कोई ए पर्सन है, ए नाम का पर्सन, वो कार ख़रीदना चाहता है 5 लाख रुपए की, लेकिन उसके पास एनफ मनी नहीं है, तो वह सिर्फ उसकी डिज़ायर बनकर रह जाएगी। लेकिन अगर उसके पास एनफ मनी आ भी गई, उसके पास 5 लाख रुपए हैं, तो लेकिन वह परचेज़ करने के लिए रेडी नहीं है, वो बोल रहा है कि मैं पोस्टपोन बाद में ख़रीदूंगा, अभी नहीं ख़रीदता, तो वो क्या बनेगी? उसकी वॉन्ट बन जाएगी। लेकिन अगर वह डिज़ायर भी उसके पास है, मतलब एनफ मनी भी उसके पास है और वह रेडी टू परचेज़ भी है, तभी उसकी डिमांड बनकर तैयार होगी। तो यही किसी भी पर्सन की डिमांड को शो करती है कि उसके पास डिज़ायर भी होनी चाहिए, एनफ मनी भी होनी चाहिए और वह उस पॉइंट ऑफ टाइम पर परचेज़ करने के लिए भी रेडी होना चाहिए। तो ये जो 3 चीज़ें हैं ये किसी भी प्रोडक्ट को की डिमांड को शो करती है, जो कि एक पर्सन के द्वारा की जाती है। उसके बाद यहाँ पर एक डेफिनेशन दी गई है डिमांड और क्वांटिटी डिमांड की, जो कि आगे हम कई बार इसको डिस्कस करेंगे। जब भी डिमांड कर्व बनाएंगे तभी भी क्वांटिटी डिमांड आएगा। तो अभी इसको देख लेते हैं कि उसका मीनिंग होता क्या है। डिमांड और क्वांटिटी डिमांड अपने आप में कैसे अलग है एक दूसरे से। तो क्वांटिटी डिमांड की बात करें तो क्वांटिटी डिमांड का मतलब होता है कि एक प्राइस पर, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ एक प्राइस पर प्रोडक्ट की क्वांटिटी जितनी परचेज़ करते हैं उसे बोलते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। जैसे आइसक्रीम का प्राइस जो है वो ₹1 है और क्वांटिटी डिमांड की जा रही है 4 यूनिट्स, तो यह इसका क्वांटिटी डिमांड बन जाएगा। एक प्राइस पर आने वाली क्वांटिटी डिमांड, एक प्राइस पर आने वाली डिमांड। उसके बाद डिमांड की बात करते हैं। तो डिमांड क्या बोलता है? डिमांड किस चीज़ कैसे डिफ्रेंशिएट होते हैं एक दूसरे टर्म्स में, क्वांटिटी डिमांड और डिमांड। तो डिमांड बोलता है डिफरेंट प्राइस पर, यहाँ पर है डिफरेंट प्राइस, यहाँ पर था सिर्फ एक प्राइस पर प्रोडक्ट की डिफरेंट क्वांटिटी को परचेज़ करना। जैसे यहाँ पर ₹1 है, यहाँ पर 5 यूनिट की डिमांड की जा रही है, ₹2 पर 3 यूनिट की डिमांड की जा रही है, ₹3 पर 1 यूनिट की डिमांड की जा रही है। तो इनको जब हम इकट्ठा पढ़ेंगे तो इसको बोल देंगे डिमांड, डिफरेंट प्राइस पर, ₹1 पर, ₹2 पर, ₹3 पर। लेकिन अगर हम ये पढ़ते कि ₹1 पर 5 यूनिट है तो वो अकेले क्या बनती? क्वांटिटी डिमांड। ये अकेले पढ़ते तो क्या बनती? क्वांटिटी डिमांड। लेकिन अब इसको इकट्ठा पढ़ रहे हैं तो क्या बोलेगा? ये डिमांड। तो ये था हमारा सिंपल सा मीनिंग डिमांड का और क्वांटिटी डिमांड का। जब हम कर्व बनाएंगे तभी भी ये वर्ड्स हमारे सामने आएंगे, तो हम पहले ही इसको क्या कर लेते हैं? एलैबोरेट कर लेते हैं। तो ये था डिमांड वर्सेस क्वांटिटी डिमांड। पहले हम पढ़ चुके हैं कि डिमांड होती क्या है, डिज़ायर, एबल टू परचेज़ और रेडी टू परचेज़ ही हमारी क्या होती है? डिमांड होती है। उसके बाद हम
एक बार अकॉर्डिंग टू राइटर भी पढ़ लेते हैं कि वो क्या बोलते हैं। तो बिफोर डिस्कसिंग द कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिस्कस करने से पहले हमें अप्रोप्रिएट या एक्सप्लेन करना पड़ेगा मीनिंग का डिमांड का और लॉ ऑफ डिमांड का। ये समझने बहुत ज़रूरी है, तभी हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर पाएंगे। तो सबसे पहले उन्होंने डिमांड का मीनिंग दे दिया। तो डिमांड क्या बोलता है, इज़ डिफाइंड एज द क्वांटिटी, वह क्वांटिटी प्रोडक्ट की विच अ कंज्यूमर इज़ नॉट ओनली डिज़ायर टू परचेज, सिर्फ उसकी परचेज़ करने की डिज़ायर नहीं होगी बल्कि वह एबल भी होगा उसको परचेज़ करने के लिए, प्लस रेडी टू परचेज एट अ गिवन प्राइस एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, और वह परचेज़ करने के लिए उस टाइम रेडी भी होगा जितने प्राइस है उतने पर और उसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर। तो ये डिमांड कहलाएगी, जो कि मैंने ऊपर भी बता दी है। उसके बाद इन्होंने बोला इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरे शब्दों में कहें तो इट रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड। तो प्राइस और डिमांड का जो रिलेशनशिप है वही क्या शो करता है, डिमांड को। इट इंडिकेट्स हाउ मच क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी विल बी डिमांडेड एट इट्स डिफरेंट प्राइजेज। तो यह इंडिकेट करता है कितनी क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी को आप डिमांड करते हो गिवन प्राइजेज पर। इट मे बी पॉइंटेड आउट दैट इकोनॉमिस्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड। जो मैंने ऊपर आपको डिफरेंस इसका बताया था, डिमांड और क्वांटिटी डिमांड क्या है, तो मे बी आपको ऊपर से क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर दोबारा बता देती हूँ कि डिमांड तो वह क्वांटिटी है जिसमें बायर्स आर विलिंग एंड एबल, इच्छा भी रखते हैं और क्षमता भी होती है बाय करने के, लेकिन किस पर, ऑल्टरनेटिव प्राइजेस पर ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पर सिर्फ एक ही बात ध्यान देने वाली बात है, ऑल्टरनेटिव प्राइजेस पर। यही चीज़ डिफ्रेंशिएट करेगी डिमांड को और क्वांटिटी डिमांडेड को। वेयर हैज़ द क्वांटिटी डिमांडेड, अब यहाँ पे क्या बोला गया है, क्वांटिटी डिमांडेड बता दिया। इज़ अ स्पेसिफिक अमाउंट, वह स्पेसिफिक अमाउंट दैट बायर्स आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट अ वन प्राइस। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पे वन प्राइस बोल रहा है और यहाँ पर क्या बोल रहा था, ऊपर डिमांड में ऑल्टरनेटिव प्राइस। तो इन चीज़ों से ही डिफ्रेंशिएशन होती है बस। एग्जाम्पल के तौर पे बोला है, इफ़ द कंज्यूमर एबिलिटी विलिंगनेस टू बाय 4 आइसक्रीम, अगर वह 4 आइसक्रीम बाय करना चाहता है किस पर, 1 रुपये पर, तो वह क्वांटिटी डिमांड कहलाएगा। लेकिन एबिलिटी और विलिंगनेस टू कंज्यूमर टू बाय 4 आइसक्रीम एट ₹1, 3 आइसक्रीम ₹2, 4 आइसक्रीम ₹3, तो यह क्या बनाएगी, डिमांड बन जाएगी। तो ये किसका मीनिंग था, डिमांड का, किसका मीनिंग था, डिमांड का और क्वांटिटी डिमांड का। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ डिमांड। अब लॉ ऑफ डिमांड क्या कहती है, लॉ ऑफ डिमांड बोलता है, ये है लॉ का, ये डिमांड है, डिमांड का कानून है ये, कि डिमांड का कानून क्या बोलता है। तो ये सिर्फ एक रिलेशनशिप शो करेगा किसके बीच में, एक तो शो करेगा प्राइस के बीच में, एक शो करेगा डिमांड के बीच में। मतलब प्राइस और डिमांड के बीच में क्या करता है, ये रिलेशनशिप को शो करता है। कैसा है रिलेशनशिप, वो नेगेटिव है, इनवर्स रिलेशनशिप। मतलब अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगी, रिड्यूस होगी, अगर प्राइस घटेगा तो डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी। एग्जाम्पल के तौर पर हम बता देते हैं, जैसे कि टी का एग्जाम्पल लेती हूँ मैं, या फिर कि एप्पल का ले लो, मैंगो का ले लो, किसी भी चीज़ का ले लो। अगर इसके प्राइस बढ़ रहे हैं, अगर किसी भी इस टी के प्राइस बढ़ रही हैं तो लोग इसकी डिमांड क्या कर देंगे, कम कर देंगे। लेकिन अगर प्राइस क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो लोग इसकी डिमांड बढ़ा देंगे, लोग जो मांग है वो करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो फुल मीनिंग पढ़ते हैं लॉ ऑफ डिमांड का। इन्होंने बोला लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट क्या बोलता है, अदर थिंग्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट, अदर थिंग्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट। जो अदर थिंग है वो कांस्टेंट रहेंगी, वो चेंज नहीं होंगी। और वो कौन कौन सी हैं, एक तो है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड एक्सपेक्टेशंस, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, नेक्स्ट वन इज़ एक्सपेक्टेशन, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन और पॉपुलेशन। ये चीज़ें क्या रहेंगी, ये चीज़ें रहेंगी आपकी कांस्टेंट। सिर्फ यहाँ पर प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड ही, प्राइस ऑफ द आउन गुड ही क्या होगा, चेंज होगा। तो यहाँ पर सिर्फ प्राइस ऑफ जो आउन गुड है सिर्फ वही चेंज होगा और सारी चीज़ क्या हो जाएंगी, कांस्टेंट हो जाएंगी। ये सभी चीज़ हैं वो सारी की सारी कांस्टेंट होते हुए इनवर्स रिलेशनशिप शो करेगा किसका, प्राइस और डिमांड का। जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी। तो यह हमारा लॉ ऑफ डिमांड बोलता है। अब एक शेड्यूल के थ्रू, एक डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। शेड्यूल मैंने यहाँ पे नहीं बनाया, डायरेक्ट मैंने एक डायग्राम शो कर दिया है। जैसे प्राइस है, क्वांटिटी डिमांड है मैंगो के
मैंगो के प्राइस दे दिए और क्वांटिटी डिमांडेड दे दिया। अगर प्राइस 4 रुपये हैं मतलब प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड कितने की जाएगी, कम 1 यूनिट की जाएगी। अगर प्राइस है 3 रुपीज़ तो थोड़ी डिमांड बढ़ जाएगी। प्राइस है 2 रुपीज़ तो थोड़ी डिमांड और बढ़ जाएगी 3 रुपये 3 यूनिट्स। अगर प्राइस है 1 रुपीज़ तो डिमांड और बढ़ जाएगी 4 यूनिट्स की। तो ऐसे क्या होता है, डिमांड क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो इस वजह से इसका क्या बनता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। कन्वेक्स इसकी शेप होती है और लेफ़्ट टू राइट ये इंक्रीज़ होता है, जो कि क्या शो करता है, नेगेटिव रिलेशनशिप किस किस के बीच में, प्राइस के बीच में और हमारे क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। तो ये था हमारा लॉ ऑफ डिमांड। अब इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं, फीचर्स क्या बोलते हैं। तो फर्स्ट फीचर है हमारा लॉ ऑफ डिमांड का कि इन्वर्स रिलेशनशिप, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है किसमें, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में, जो कि हमने ऊपर पढ़ा। यहाँ पे भी इस डायग्राम के थ्रू भी ये क्लियर होने लग रहा है ये चीज़ कि हमारे नेगेटिव रिलेशनशिप शो करता है प्राइस और डिमांड का। यहाँ पे क्या था, यहाँ पर है हमारा प्राइस, यहाँ पर है हमारा क्वांटिटी डिमांडेड, जो कि नेगेटिव रिलेशनशिप को शो कर रहा है। सेकंड पॉइंट है प्राइस इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिमांड क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। प्राइस इंडिपेंडेंट कैसे हुई, क्योंकि प्राइस इंडिपेंडेंट इसलिए हुई क्योंकि इसके ही घटने बढ़ने से डिमांड पर इफेक्ट पड़ता है। डिमांड तो प्राइस पर क्या हो गई, डिपेंड हो गई, क्योंकि डिमांड जब भी घटे बढ़ेगी जब प्राइस इंक्रीज़ होंगे या फिर डिक्रीज़ होंगे। प्राइस के इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने से डिमांड पर इफेक्ट पड़ता है, इसलिए डिमांड डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ और प्राइस इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट। वही चीज़ जो मैंने ऊपर बताई थी कि जो अदर चीज़ें हैं वो कांस्टेंट रहेंगी, जैसे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जैसे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एक्सपेक्टेशन और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन और पॉपुलेशन, ये चीज़ें क्या रहेंगी, आपकी कांस्टेंट रहेंगी। उसके बाद हम फोर्थ पॉइंट देखते हैं, रिलेटेड विद टाइम, या टाइम से रिलेट करता है, वो डे भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है, मंथ भी हो सकता है और ईयर भी हो सकता है। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट था ये रिलेटेड विद टाइम। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट बढ़ाते हैं। फिफ्थ पॉइंट है डायरेक्शन ऑफ चेंज, चेंज की डायरेक्शन। तो जो हमारा ये है लॉ ऑफ डिमांड, वो क्या शो करता है, ओनली डायरेक्शन, इंक्रीज़ होगा या फिर डिक्रीज़ होगा। लेकिन ये सिर्फ ये चीज़ नहीं बताता कि ये 10% से इंक्रीज़ हुआ, 20% से डिक्रीज़ हुआ, ये चीज़ें नहीं बताता। सिर्फ ये बताएगा कि इंक्रीज़ हो रहा है और डिक्रीज़ हो रहा है, बस दैट्स इट, सिर्फ यही चीज़ बताएगा। तो क्या बताता है, ओनली डायरेक्शन बताता है कौन, लॉ ऑफ डिमांड, कि प्राइस इंक्रीज़ हुआ तो डिमांड डिक्रीज़ होंगे, अगर प्राइस डिक्रीज़ हुआ तो डिमांड इंक्रीज़ होगी। लेकिन डिग्री नहीं बताता कि कितने से परसेंटेज से डिक्रीज़ हुआ, कितने परसेंटेज से इंक्रीज़ हुआ, ये चीज़ें नहीं बताता है। तो प्राइस इंक्रीज़ तो डिमांड कितने परसेंटेज डिक्रीज़ हुई और प्राइस डिक्रीज़ तो डिमांड कितने परसेंटेज इंक्रीज़ हुई, ये नहीं बताता। ये कौन बताएगा, जो नेक्स्ट हम पॉइंट पढ़ेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो इस चैप्टर का नेम भी है, वो बताएगा इस चीज़ को कि कितने परसेंट से डिक्रीज़ हुई और कितने परसेंट से इंक्रीज़ हुई। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ही है। तो सबसे पहले हम लॉ ऑफ डिमांड के बारे में दोबारा बता देती हूँ मैं। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, और इन्वर्स रिलेशनशिप होता है किसका, प्राइस और डिमांड के बीच में, प्राइस और डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप शो करता है। इसके कुछ फीचर्स हमने पढ़े, इन्वर्स रिलेशनशिप ऑफ द प्राइस इन क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, डिमांड डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। थर्ड, अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट। फोर्थ, रिलेटेड विद टाइम। फिफ्थ, डायरेक्शन ऑफ चेंज, ओनली डायरेक्शन ऑफ चेंज बताएगा, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रही है डिमांड। ठीक है, ये कितने परसेंट से डिक्रीज जो है, कितने परसेंट से इंक्रीज हो रही है, ये चीज़ें नहीं बताता। देख लेते हैं लॉ ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या डिफरेंशिएशन है। तो लॉ ऑफ डिमांड क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, सिर्फ डायरेक्शन बताएगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है, ये डिग्री भी बताता है कि अगर प्राइस 10% से इंक्रीज़ हुए तो डिमांड 20% से डिक्रीज़ होंगी, ये चीज़ें भी बताता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैंने एप्पल के प्राइस ले रखे हैं और उसकी डिमांड भी शो आउट कर रखी है। प्राइसेस 20% इंक्रीज़ हुए एप्पल्स के, तो डिमांड पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा इसका, तो राम की जो डिमांड है वो 50% से डिक्रीज़ हो जाएगी और मोहन की डिमांड 10% से डिक्रीज़ हो जाएगी। अगर प्राइस के अकॉर्डिंग राम की जैसे डिमांड 50% से मतलब ज़्यादा परसेंट से डिक्रीज़ हुई है, तो इसका मतलब ये मोर इलास्टिक हो जाएगा, ज़्यादा इलास्टिक है। अगर वह प्राइस के मुताबिक कम से डिमांड
चेंज हुई, डिक्रीज़ हुई, तो वो क्या हो जाएगा, लेस इलास्टिक हो जाएगा। तो ये था हमारा एग्जाम्पल किसका, लॉ ऑफ डिमांड का, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बीच में डिफरेंशिएशन था, और उसका एक एग्जांपल मैंने दिया यहाँ पर। उसके बाद मैं यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड अकॉर्डिंग टू राइटर भी पढ़ा लेती हूँ कि वो क्या बोलते हैं। ये तो हमने अकॉर्डिंग टू रिसर्च अपने अकॉर्डिंग पढ़ लिया था, लेकिन अब अकॉर्डिंग टू राइटर भी हम पढ़ते हैं कि वो क्या बोलते हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स अदर थिंग्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट, अदर थिंग्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट रहेंगी, और डिमांड ऑफ अ गुड एक्सटेंड मतलब बढ़ेगी विद द फॉल इन द प्राइस, प्राइस में गिरावट आने से गुड की डिमांड बढ़ जाएगी, और उसका वाइस वर्सा हो जाएगा कि घट जाएगी अगर जब प्राइस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो ये किस चीज़ को, किस रिलेशनशिप को शो करता है, इन्वर्स रिलेशनशिप को शो करता है बिटवीन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। तो हाउएवर दिस रिलेशनशिप इज़ नॉट प्रोपोर्शनल, लेकिन यह जो रिलेशनशिप है ये प्रोपोर्शनल शो नहीं करता। मतलब ये नहीं होगा कि हाफ से बढ़ेगी तो 2 से घटेगी, ये चीज़ नहीं बताता। मतलब ये प्रॉपर नंबर्स में काम करता है। मीनिंग देयर बाय देयर इज़ नॉट नेसेसरी व्हेन प्राइस फॉल्स 1/2 तो डिमांड ऑफ द गुड्स विल बी डबल, तो ये चीज़ें नहीं बताता। लॉ ऑफ डिमांड सिंपली इंडिकेट, सिंपली क्या बताता है कि ये डायरेक्शन को बताएगा, सिर्फ ये कि डायरेक्शन घट रहा है या बढ़ रहा है, सिर्फ ये चीज़ बताएगा प्राइस के रिजल्ट के कारण। क्योंकि यहाँ पर प्राइस क्या होती है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होती है, और डिमांड डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो ये प्राइस पर क्या होता है, प्राइस पर डिपेंड हो जाएगी डिमांड हमारी। तो दस लॉ ऑफ डिमांड टेल्स अस, तो लॉ ऑफ डिमांड क्या टेल करता है, लॉ ऑफ डिमांड टेल्स अस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द चेंज का डायरेक्शन इन डिमांड ऑफ द कम्युनिटी एज रिजल्ट ऑफ चेंज इन इट्स प्राइस। दस दिस लॉ इज मेयर, तो यह लॉ सिर्फ क्या बताए, क्या है, एक क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है, सिर्फ क्या है, एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है जो सिर्फ डायरेक्शन को बताएगा। इट सिंपली स्टेट्स व्हेन प्राइस फॉल्स, अगर प्राइस गिर रहे हैं तो डिमांड बढ़ेगी, अगर प्राइस बढ़ रहे हैं तो डिमांड घट जाएगी, सिर्फ यही बताता है। इट डज़ नॉट एक्सप्लेन हाउ मच, लेकिन यह इस चीज़ को नहीं बताता कि वह कितनी डिमांड चेंज हुई, कितने परसेंटेज से डिमांड घटी या फिर बढ़ी। इट इज़ द कंसेप्ट ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो यहाँ पर क्या चीज़ आया, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ही बताएगी इस चीज़ को। तो लॉ ऑफ डिमांड तो सिंपली एक छोटा सा काम करके चला गया, लेकिन उसके बाद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ही अपना काम संभालेगा, और वह परसेंटेज के फॉर्म में दिखाएगा, जो मेजर करता है हाउ मच, कितने से क्वांटिटी डिमांड ऑफ द गुड चेंज हुई है, किसके, प्राइस के चेंज होने के कारण। तो इलास्टिसिटी इज सिंपली अ रेशो, तो यहाँ पे उन्होंने इलास्टिसिटी का मतलब बता दिया कि इलास्टिसिटी क्या है, सिंपली यह एक रेशो है, किसकी, कोज एंड इफेक्ट की, मतलब कोज की और इफेक्ट की एक क्या है, रेशो है, जो कि परसेंटेज टर्म्स में अपना जवाब देती है। द परसेंटेज चेंज इन इफेक्ट इज़ डिवाइडेड बाय, जो परसेंटेज चेंज इन इफेक्ट, देखो मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, ऊपर इफेक्ट आएगा नीचे कॉस्ट आएगा, क्या आएगा, ऊपर इफेक्ट आएगा और नीचे कोज आएगा, तभी वह परसेंटेज टर्म्स में देगा। ये होगी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ऐसे बताएगा ये। और वो इफेक्ट क्या, कोज क्या होता है, प्राइस, और इफेक्ट क्या होता है, डिमांड पर इफेक्ट पड़ता है, तो ऐसे ये शो करेगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो बोलता है द परसेंटेज चेंज इन इफेक्ट इज डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन कोज। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल में क्या बोला है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या अज्यूम करती है कि प्राइस चेंज इज़ द कोज, जो प्राइस चेंज है वो क्या है, देखो मैंने यहाँ बताया था कोज है ये, और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड वो इफेक्ट है, जो ऊपर आएगा इफेक्ट है। दस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या हुआ, वह परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी, किसके रिजल्ट के कारण, परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस के कारण। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ अ क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट, तो ये क्या है, एक क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है। सपोजिंग द प्राइस ऑफ द एप्पल, जो एप्पल के प्राइस हैं वो बढ़ते हैं 20% से, जिसके कारण राम की डिमांड जो है एप्पल की वो सिकुड़ गई है 50% से, एंड दैट ऑफ, इसी चीज़ को वह शो करेगी कि आपकी जो प्राइस के एप्पल हैं वो 20% से अगर इंक्रीज़ करते हैं तो डिमांड हमारी डिक्रीज़ हो जाती है। तो यही चीज़ को क्या करेगी, शो आउट करेगी, कौन, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यहाँ पर हमने लॉ ऑफ डिमांड भी पढ़ा, और उसके ज़रिए से हमें छोटा सा हिंट किसका मिला, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती क्या है। ये हमारी क्या करती है, ये बताती है कि प्राइस में चेंज आया तो डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज आएगा। तो ये थी हमारी लॉ ऑफ डिमांड अकॉर्डिंग टू राइटर। अब हम पढ़ते हैं
अपना मेन टॉपिक जो कि चैप्टर का नाम भी है विच इज़ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डेवलप किसने किया था? तो ये डॉक्टर मार्शल हैं, उन्होंने ये डेवलप किया अपनी कौन सी बुक में? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स बुक में। जिसका मीनिंग हम पढ़ लेते हैं कि क्या होता है। तो प्राइस इंक्रीज़ हुए तो डिमांड कितने % से डिक्रीज़ होगी, इन फिगर्स में बताएगा, क्योंकि एक क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट होती है। अगर प्राइस डिक्रीज़ हुए तो कितने % से इंक्रीज़ होगी डिमांड, ये चीज़ बताता है। एग्जांपल, अगर हमारे जो प्राइस हैं वो 10% से इंक्रीज़ होते हैं तो डिमांड 20% से डिक्रीज़ होगी। तो ये हमारा कौन बताएगा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यह एक क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट होती है जो नंबर्स और फिगर में अपना रिजल्ट देती है। ये डिग्री बताएगा कि कितने % से इससे डिक्रीज़ हुआ, कितने % से इंक्रीज़ हुआ। ठीक है, उसके बाद इसकी एक लंबी चौड़ी सी हम डेफिनेशन देख लेते हैं जिसमें पूरा ये कवर अप करेगी। इसमें क्या होता है? प्राइस, अब तो हम ऊपर बस सिर्फ प्राइस के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर इनकम भी ली जाएगी, रिलेटेड गुड्स प्राइस भी लिए जाएंगे और एडवर्टीजमेंट। इन चारों में चेंज होने के कारण डिमांड में कितने % चेंज आया, ये चीज़ कौन बताएगा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें हमारे 4 तरीके के टाइप आते हैं जो इन सभी 4 चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। वो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बोलती है? प्राइस में चेंज होने के कारण डिमांड में कितना % चेंज आया, मतलब प्राइस अगर 10% से इंक्रीज़ हो रही हैं तो डिमांड में कितने % से डिक्रीज़ आएगा? 20% से भी आ सकता है, 5% से भी आ सकता है, कितने % से भी आ सकता है। तो यह सिंपल ये बताएगा कि प्राइस में चेंज होने के कारण डिमांड में कितना % चेंज आया। जो इसका फॉर्मूला क्या होता है? नीचे तो आएगा कोज, क्योंकि प्राइस के कारण हो रहा है, और ऊपर आएगा इफ़ेक्ट, किसमें? क्वांटिटी डिमांडेड में इसका इफेक्ट हो रहा है, जो कि % फॉर्म में दिखाता है। और यहाँ पर माइनस क्यों है? क्योंकि ये नेगेटिव रिलेशनशिप को शो करता है, किसके बीच में? प्राइस में और हमारे क्वांटिटी डिमांडेड में। क्योंकि प्राइस इंक्रीज़ होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज़ होगी, और प्राइस डिक्रीज़ होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज़ होगी। तो यह सिर्फ यह चीज़ को शो आउट करता है, नेगेटिव साइन। तो ये था हमारा मीनिंग किसका? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, जिसमें हमने पढ़ा कि प्राइस में चेंज होने के कारण डिमांड में कितना % चेंज आएगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि इनकम में चेंज होने के कारण डिमांड में कितना % चेंज आया। यहाँ पर क्या होगा? इसका रिलेशनशिप पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा। क्यों? क्योंकि अगर इनकम बढ़ेगी तभी तो डिमांड बढ़ेगी, अगर इनकम घटेगी तो डिमांड भी घट जाएगी। तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव रिलेशनशिप को शो करता है, इस वजह से यहाँ पे आगे नेगेटिव नहीं आया। और इसका फॉर्मूला क्या बोलता है? नीचे कोज आएगा और ऊपर इफेक्ट आएगा। तो इनकम हमारा कोज हुआ और क्वांटिटी डिमांडेड हमारा इफेक्ट हुआ। तो % चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय % चेंज इन इनकम। तो ये हमारा क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया। उसके बाद क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बोलता है? इसमें 2 चीज़ें आती हैं, रिलेटेड गुड्स, एक सब्सटीट्यूट गुड्स होता है, एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है। तो इन सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में चेंज होने के कारण डिमांड में कितना % चेंज आया। जैसे फॉर्मूला है यहाँ पर हमारे पास % चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एक्स गुड का और % चेंज इन प्राइस वाई गुड का। तो ये हमारे अलग अलग गुड्स को शो आउट करता है कि किसी और गुड्स के प्राइस में चेंज होने के कारण एक्स गुड में कितना चेंज आया। तो ये सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को शो करता है। अब आप ये सोचेंगे कि सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है, तो इनको भी हम क्लियर करते हुए चलेंगे। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स वह गुड्स होते हैं जो कि एक दूसरे के बदले में यूज़ किए जाते हैं, जैसे टी, कॉफ़ी। अगर हमने टी यूज़ नहीं करनी तो हम कॉफ़ी यूज़ कर सकते हैं, जो एक दूसरे के बदले में यूज़ किए जा सकते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री जो साथ में यूज़ किए जाते हैं, जैसे पेन और इंक साथ में इकट्ठे क्या किए जाते हैं, ये यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद हमारा एडवर्टीज़मेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आता है। एडवर्टीज़मेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि एडवर्टीज़मेंट के खर्चे में चेंज होने के कारण डिमांड में कितना % चेंज आया। तो ये चीज़ शो करता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, % चेंज इन सेल्स डिवाइड बाय % चेंज इन एडवर्टीज़मेंट। तो ये थे हमारे टाइप्स जो कि हमने पढ़े 4 प्रकार के, जिनका नाम था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फर्स्ट,
इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सेकंड, और थर्ड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और लास्ट वन इज़ एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये हमारे टाइप्स थे कुछ। अब अकॉर्डिंग टू राइटर पढ़ लेते हैं कि वो क्या बोलते हैं। तो मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बोलते हैं अकॉर्डिंग टू राइटर, J.S. मिल एंड कॉर्नेट आर द अर्ली इकोनॉमिस्ट हु रेफर टू द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बट एक्चुअली डेवलप किसने किया, डॉक्टर मार्शल ने अपनी कौन सी बुक में, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमीज़ की बुक में। तो ये बात याद रखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमीज़ की बुक में उन्होंने डेवलप किया है किसको, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक टेक्निकल कंसेप्ट है जो मेज़र करता है कि वन वेरिएबल में चेंज होने के कारण दूसरे वेरिएबल में कितना चेंज आया। नेक्स्ट बोलता है डिमांड फॉर अ गुड डिपेंड्स अपॉन इट्स प्राइस। जो डिमांड है किसी भी गुड की वो डिपेंड करती है किस पर, एक तो प्राइस पर, एक इनकम ऑफ द कंज्यूमर पर, एक प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स पर। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देयरफॉर इंडिकेट हाउ मच, कितना क्वांटिटी डिमांड गुड में चेंज आया, विल बी चेंज इन द प्राइस और द इनकम ऑफ द कंज्यूमर और प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। इन तीनों चारों चीज़ों के कारण क्वांटिटी डिमांडेड में कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ या फिर डिक्रीज हुआ, ये चीज़ हमें क्या करते हैं, शो करता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इन द वर्ड्स ऑफ द डोले, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड को रिस्पॉन्सेज को चेक मेजर करता है, मापता है किसी भी गुड की टू चेंज इन इट्स प्राइस। प्राइस में चेंज होने के कारण क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आया, इस चीज़ को मापने का काम करता है कौन, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो प्राइस ऑफ द अदर गुड्स और चेंज इन द कंज्यूमर इनकम, यही चीज़ बोली गई है। अकॉर्डिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 3 टाइप्स। तो कितने प्रकार के होते हैं, 3 तरह की होती है हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ऊपर मैंने एक एक्स्ट्रा बताया है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हमारे यहाँ पे 4 मैंने शो किए हैं, अकॉर्डिंग टू राइटर ये 3 बताता है, जिसका क्या नाम है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ अ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इसलिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और क्या, परसेंटेज चेंज इन इट्स क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेंट्स। वो प्राइस भी हो सकता है, इनकम भी हो सकता है, रिलेटेड गुड्स के प्राइस भी हो सकते हैं, अकॉर्डिंग टू टाइप वो हम ले लेंगे। तो ये था हमारा क्या, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अकॉर्डिंग टू राइटर। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को भी हमने यहाँ पर कवर अप किया है। तो यहाँ पर हमने कितने टॉपिक को कवर अप किया, इस वीडियो में हमने डिमांड को कवर अप किया है, लॉ ऑफ डिमांड को कवर अप कर लिया, और तीसरा हमने किस चीज़ को डिस्कस किया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। तो ये 3 चीज़ें हमने इसमें कवर की, और डिमांड के साथ में हमने एक छोटा सा टॉपिक डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड भी डिस्कस किया है। तो सो गाइज आज के लिए इतना ही। ये वीडियोज़ रिलेटेड थी डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से रिलेटेड। आई होप स्टूडेंट्स ये टॉपिक आप सबको क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बचे हुए टॉपिक को भी क्लियर करेंगे जो कि इनके टाइप से रिलेटेड ही है, जो कि क्या है, टाइप से रिलेटेड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के टाइप्स हैं, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।